हेडिंग डालना है। चलिए हेडिंग डालिए, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, संगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ सब कुछ नियम से चले, सबको समय से वेतन मिले, निश्चित वेतन मिले। ठीक है, पूरा विधिवत नियम कानून हो, सबका पीएफ कटे, ईएसआई कटे, तो इसको कहते हैं संगठित क्षेत्र, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए संगठित क्षेत्र, हेडिंग डालिए और लिखिए, लिखिए ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें 10 से अधिक श्रमिक, जिसमें 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों तथा उन्हें नियमित वेतन एवं सुरक्षित रोजगार, नियमित वेतन एवं सुरक्षित रोजगार प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, असंगठित तो इसका विपरीत हो जाएगा। आप लोग देते हैं ठेला चला के सब्जी बेचने वाला। ठीक है, सब क्या है, ये सब असंगठित क्षेत्र है। तो ये सब क्या है कि ये सब असंगठित हो गया, इनका कोई फिक्स नहीं है कि आज 100 रुपए कमाए, कल 200 कमाएंगे, किसी दिन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लीजिए ऐसा क्षेत्र जिसमें नियमित वेतन या मजदूरी, नियमित वेतन या मजदूरी तथा रोजगार सुरक्षा प्राप्त न हो, रोजगार सुरक्षा प्राप्त न हो, क्या होगा? ठीक है, इसमें 10 से कम श्रमिक वाले उद्यम शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्वरोजगार में है, अकेले कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, या एक दुकान है, चाय की दुकान है, उस पर 2 4 5 लोग काम कर रहे हैं, क्या फिक्स नहीं है, चाय की दुकान में आज कितने चाय बिकी, कल कितने बिकेगी, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठीक है, सब्जी बेचने वाला, सब ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है, चलिए प्राइमरी सेक्टर को डायरेक्ट, हाँ प्राइमरी सेक्टर को कह सकते हैं, सारे नहीं। ठीक है, सेकेंडरी भी तो हो ही सकता है ना, कि मान लो कि सेकेंडरी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा, कुम्हार क्या है, सेकेंडरी हो गया ना, मिट्टी से, लेकिन आज उसका 5 कुल्हड़ भी क्या, कल 10 बिकेगा, कोई फिक्स नहीं। लेकिन
टर्शियरी सेक्टर तो टर्शियरी तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया ना, उसमें भी होता है। मान लो कि कोई कुछ सेवा प्रदाता ऐसा है जो अकेले घूम घूम लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है। क्या एनजीओ नहीं, एनजीओ तो ऑर्गेनाइज हो गया रजिस्टर्ड, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक, वो क्या है कि सेवा प्रदान कर रहा है। आज उसके पास एक क्लाइंट है, कल कोई नहीं। खेत जोतने वाला भी तो हाँ तो हो ही गया ना, सब कैजुअल, जितने कैजुअल लेबर हैं वो सब ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा हेडिंग डाल लीजिए एक। रोजगार, ये डालिए क्या नाम है कि बेरोजगारी का मापन। बस हम लोग केवल नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखना है कौन करता है, बस यही, और कुछ हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है। एकदम पूरा कंप्लीट पीटी का है। पहला लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, डैश डाल के लिख लीजिए, डैश डाल के लिख लीजिए। वर्ष 2017-18 से, वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन लिखना पड़ेगा क्या, कार्यान्वयन नहीं सर हो गया, कार्यान्वयन वो नहीं आया तो मंत्रालय के निर्देशन में, राष्ट्रीय सांख्यिकी NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। हर साल उसका जो कि रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए दूसरा इसमें लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए आर्थिक जनगणना, आर्थिक जनगणना, ठीक है। इसमें डैश डाल के लिख लीजिए कृषि एवं गैर कृषि उद्यमों में कार्यरत
श्रमिकों श्रमिकों के रोजगार संबंधी आंकड़ों का संकलन। ठीक है, इसमें पूर्ण विराम करके लिख लीजिए। पूर्ण विराम करके लिखिए, यह केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। पूर्ण विराम के बाद फिर लिखिए, पहली आर्थिक जनगणना, पूर्ण विराम करके, पहली आर्थिक जनगणना 1977 में 1977 में 1977 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिख लीजिए। ये पूछा गया प्रश्न है कब हुआ था और कौन किया था। तो पहला कब हुआ था? ठीक, चलिए अब लिख लीजिए तीसरा इसमें। जनगणना, तीसरा लिख लीजिए जनगणना। तीसरा लिख लीजिए जनगणना। ठीक है, डैश डाल के कौन करता है जनगणना? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। अनुवाद इसका भी चाहिए। अच्छा, अनुवाद भी कर देता हूँ इसका। महापंजीयक काम क्या करता है जरा बताइए। यही नहीं पता है। अरे भाई, जब हो गया ना पंजीयक तो क्या मतलब इसका? पंजीकरण करेगा। हम लोग का रजिस्ट्रेशन करता होगा, हम लोग का रजिस्ट्रेशन करता कि हम लोग हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल जो है कि ये क्या होता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसका नाम है। और ये करता क्या? आप लोग जनगणना होता है ना, अभी फिर जनगणना शुरू होने वाला है। ठीक है, अरे ऐसा याद जनगणना थोड़ी है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना, 2021 की जनगणना ऐसे हम पढ़ते हैं ना। 1900 जो है कि 91 जनगणना, 2001 की जनगणना, हर 10 साल पे क्या है कि जनगणना होता है। एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, तो ये
हाँ तो होगा ही, जनगणना बिना काम कैसे चलेगा? ठीक है, जनगणना कराना पड़ेगा तभी आंकड़े आएंगे ना कि देश की आबादी कितनी है। ठीक है, तो जो ये काम क्या करता है, जनगणना आयुक्त तो जो है कि जनगणना कराता है। ये किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और जनगणना कराना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं। ठीक है, क्या करेगी? क्या होगा? जनगणना तो बताओ, सर्वेक्षण। हाँ सर्वेक्षण। ठीक है, राज्य सरकारें क्या जनगणना नहीं करा सकती हैं, वो केंद्र सरकार का क्या एकाधिकार है, संघ सूची का विषय है वो। ठीक है, सर्वेक्षण राज्य सरकारें कराती हैं, जैसे जाति सर्वेक्षण हो गया, पारिवारिक सर्वेक्षण हो गया, ये सब क्या राज्य सरकारें कराती हैं। ठीक, तो आप लोग क्या लिखे हैं? आयुक्त के निर्देशन में लिखिए आगे लिखिए, आयुक्त के निर्देशन में जनगणना से प्राप्त आंकड़े। जनगणना से प्राप्त आंकड़े। ठीक है, चलिए अब जो है कि जनगणना हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे समावेशी विकास पे। चैप्टर खत्म। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, अब चलिए अगला हेडिंग डालिए, समावेशी विकास। देखिए, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, समावेशी विकास। एक क्वेश्चन आया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? पढ़े नहीं हम लोग? ग्रोथ आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि अब पढ़ेंगे। तो एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। ठीक है, वृद्धि क्या है? वृद्धि संख्या में होती है, 1 2 3 4 5। तो क्या है? गुणात्मक हो गया। विकास क्या होता है? क्या नाम, वृद्धि क्या है कि 1 2 3 4 5 संख्यात्मक हो गया। ठीक है, और या मात्रात्मक कह लीजिए। और विकास कैसे होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, ये सब गुणात्मक विकास है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आता है, वो क्या है कि वो गुणात्मक विकास होता है। ठीक है, चलिए उसको अभी करेंगे हम लोग। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों करना है। पीटी में आता है केवल एक ही सवाल उससे कि आर्थिक विकास मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक विकास है कि गुणात्मक विकास है। बस एक ही सवाल ही आता है। एक ही आएगा और उसमें कुछ है ही नहीं, और क्या आएगा उसमें? जब देंगे तब देंगे, नहीं देंगे तो कुछ नहीं देंगे। ये क्या हर साल नहीं पूछेंगे ना, 2-4 साल पे एक बार पूछेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हमारा हो गया समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ। एक ही बात है। ठीक है, समावेश का इंक्लूसिव का क्या? इंक्लूजन, सबको जो कि समाहित कर लेना, अपने में मिला लेना। इसका मतलब क्या है कि जो विकास हो उसमें सब क्या है कि शामिल हो, सबकी भागीदारी हो और विकास का लाभ सबको मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों को मिले, तब वो क्या होगा? तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि जो विकास है उसका लाभ सबको प्राप्त हो। ठीक है, अगर जो है कि कोई भी विकास योजनाएं आ रही हैं या जो कुछ भी ऐसा प्लान बन रहा है तो सब लोग उससे अधिकतम आच्छादित हो सकें। ठीक है, तो ये इसी का मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। परिभाषा इसकी जरा लिख लीजिए।
और इस परिभाषा को याद रखना है, मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। लिखिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसमें हेडिंग है। हेडिंग में परिभाषा लिखिए, हेडिंग तो हो ही गया। लिखिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसको कहते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लिख दे रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं OECD। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले OECD लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों को पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्या लिखे आप लोग? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अनुसार समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है, तथा समृद्धि के लाभों को या विकास के लाभों को या समृद्धि के लाभों को संपूर्ण समाज में निष्पक्ष रूप से वितरित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो समावेशी विकास है वो अवसरों का सृजन करेगा और उस अवसरों के परिणाम स्वरूप जो विकास होगा वो समान रूप से सबको उसका लाभ मिले। यही क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। इसी में और आगे लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में विकास के लाभों का समान वितरण तथा अवसरों तक समान पहुंच समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास कहलाता है।
ठीक है। अब एक छोटा सा हेडिंग डालिए, समावेशी विकास के तत्व। समावेशी विकास के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। और ये तब तो याद रहेगा तो मुख्य परीक्षा का सारा सवाल आप लोग लिख लेंगे। सवाल आता है समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में बताइए, ठीक है। यह समावेशी विकास लाने के लिए सरकार को क्या क्या किया करना चाहिए, सरकार द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब तक तो पता रहेगा तो सब लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें तत्व लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए रोजगार सृजन। जो पहला तत्व है वो क्या है? रोजगार सृजन है, ठीक है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ना अवसरों का सृजन, इसका मतलब क्या है कि रोजगार का सृजन है, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए गरीबी घटाना। गरीबी घटाना, ठीक। तीसरा लिख लीजिए औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास। चौथा लिख लीजिए सामाजिक क्षेत्र का विकास। सामाजिक क्षेत्र का विकास। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब कि पर्यावरण भी संरक्षित रहे, ठीक है। आय का समान वितरण। नेक्स्ट, आय का समान वितरण। आय का समान वितरण, ठीक है। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच जो असमानता है विकास में, या बुंदेलखंड और बाकी क्षेत्रों के बीच जो असमानता है विकास में, वो कम हो सके, ठीक है। तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता रहेगी। और ये अनुच्छेद एक है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 38 डीपीएसपी में क्या कहा है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके, ठीक है। पढ़े कि नहीं आप लोग? पढ़े, ठीक है। तो उसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 और 38(1) और 38(2). जो अनुच्छेद 38(2) है वो समावेशी विकास का संवैधानिक आधार है, ठीक है। चलिए इसको एक लाइन बाद में हम लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए कृषि विकास। कृषि विकास, हाँ, कृषि विकास, ठीक। ये जो है कि समावेशी विकास के जो है कि कुछ तत्व हैं, इन पे अगर हम काम करेंगे तभी है। क्या हो गया? उसी में था, ठीक है। तो ये जो तत्व हैं कितने हो गए? 8 ना। ये जो 8 एलिमेंट है, ये क्या कि अगर इन पे हम काम करेंगे तब समावेशी विकास को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सरकार कर रही है, तो जितने एलिमेंट हमको याद हैं तो सब पे एक एक हम लोग योजना का भी नाम लिख सकते हैं कि ठीक है, रोजगार सृजन पे महात्मा गांधी जो है कि ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। कौशल विकास योजना, भाई कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन करना, ठीक है, ताकि रोजगार स्किल्ड होगा तो रोजगार पाएगा, ठीक। इसी तरीके से गरीबी घटाने के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सब, ठीक है। उसके बाद से
राशन की योजना की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ठीक है। अंत्योदय क्या है? अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना चलता था पहले, आप लोग देखे ना, सफेद राशन कार्ड, ठीक है। चलिए, 3 तरीके का राशन कार्ड होता है ना, लाल, सफेद और पीला। पीले को कहते हैं जो है कि सामान्य लोगों के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं पात्र लाभार्थी, ठीक है। अगर किसी के घर में कोई सरकारी रोजगार, टैक्स पेयर या कोई सरकार का कि किसी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं है तो उसको पीला वाला राशन कार्ड मिलता है, ठीक है। जो बीपीएल है उसको लाल वाला, और जो अंत्योदय उसको सफेद वाला, इस तरीके से मिलता है ना। क्या होता है बनवाना, ग्राम सचिव से इसके लिए संपर्क करें। पंचायत अंत्योदय मतलब जो बहुत गरीब है उसको एकदम जरूरत है उसको बहुत आगे ले जाने की, बीपीएल से भी नीचे है। हाँ, तभी तो उसके लिए अंत्योदय का विचार दिया था दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है, डीडीयू ने, ठीक है। तो हम लोग कहा थे जो ये तत्व हैं उनके बारे में अगर आए तो हमको तत्व याद रहेगा, तो हम योजनाओं का नाम लिख के बता सकते हैं कि सरकार द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। हर दूसरे साल ये सवाल मुख्य परीक्षा में आता है, हर दूसरे साल। रोजगार मेला भी कोई इसमें चल रहा है। तो रोजगार मेला तो हमेशा ही चलता है, ठीक है, लिख सकते हैं रोजगार मेले का आयोजन, आगे पीएम लग गया है। हाँ, तो हर जगह रोजगार मेला हमेशा चलता है। नियोजन पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना तो मैसेज भी आएगा कि फला जगह रोजगार मेला लगा है, अपना सारा प्रमाण पत्र लेके आइए, ठीक है। बेरोजगारी जाने पे हो जाता है, हाँ? जाने पे क्या होता है? अरे योग्य रहेंगे तो होगा, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। योग्य रहेंगे तो काहे नहीं होगा। बेरोजगार होने के लिए कौन सा योग्यता? नौकरी पाने के लिए योग्यता चाहिए, बेरोजगार होने के लिए कौन सी योग्यता है? कुछ नहीं। काम करने की इच्छा ना हो तो अभी तो हाँ, अभी तो पढ़े थे ना कि बेरोजगार कौन होगा। बेरोजगारी बनता जो रोजगार तलाश रहा हो, चलिए, लेकिन नया देती है। अलग से एक लाइन लिखिए स्टार लगा के, स्टार लगा के लिखिए संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति के निर्देशक या निदेशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज डीपीएसपी के तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 ब्रैकेट में लिखिए 38(2) इसके अलावा और भी कुछ अनुच्छेद है, बताइए। डीपीएसपी तो आप लोग पढ़े हैं ना, कहाँ कहाँ कहा गया संसाधनों का समान बंटवारा होगा। 48 में क्या है, कौन बताया था? नहीं, बताओ 48 में क्या है? याद नहीं है। चलिए, अनुच्छेद 38(2) कामा अनुच्छेद 39 समावेशी विकास को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा हमने लिख लिया। मान लो कि आया कि समावेशी विकास क्या है, तो हमने ओईसीडी का परिभाषा लिख दिया,
और वही पैराग्राफ चेंज करके हमने ये भी लिखा कि भारतीय संविधान के या हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 भी समावेशी विकास की बात करते हैं या समावेशी विकास का प्रोजेक्ट का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, इतने से हमारा उत्तर क्या होगा ना, और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर और बढ़ जाएगा। सर जैसे राज्यों को भी स्पेशल दर्जा मिलता है, जैसे 1971 में गुजरात ये किस चीज की क्लास है? फिर इसी से रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेबल है? स्पेशल दर्जा कैसे रिलेटेबल है? डेवलपमेंट और संविधान में स्पेशल दर्जा का उल्लेख है कहीं? संविधान में है कहीं स्पेशल दर्जा का उल्लेख? राज्य पढ़ लिए आप लोग? कहीं नहीं है। संविधान में विशेष राज्य दर्जा का कोई उल्लेख नहीं है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था, वो एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध था। जो विशेष राज्य के दर्जा होता है वो कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक भौगोलिक, उनके आधार पे दिया जाता है। वित्त आयोग की सलाह पे शायद महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग बना था, 10वां या 11वां। उसने जो है कि याद नहीं आ रहा 10वां था 11वां, उसने पहले सबसे बात कहा था कि राज्यों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए आया था स्पेशल जो है कि स्टेटस दिया गया राज्यों को। अभी केवल पहाड़ी राज्यों को प्राप्त है। बिहार लंबे समय से उसकी मांग कर रहा है। ठीक है, उसके लिए है कि भौगोलिक परिस्थिति बहुत एकदम पहाड़ी हो, सीमावर्ती क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन हो, ये सब उसके जो है कि पैरामीटर हैं। ठीक है, लेकिन जब वित्त आयोग बना 14वां, उसने इसको जो है कि खत्म कर दिया। और वित्त आयोग ने इसको खत्म करके और राज्यों का जो है कि रेवेन्यू का हिस्सेदारी बढ़ा दिया। कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं है, अब वो चीज़ें बहुत पहले हो गई हैं। और अगर अब दोबारा से दिया जाएगा तो पिंडोरा बॉक्स हो जाएगा, फिर सब राज्य कहेंगे हम पिछड़े हैं, हमको चाहिए, हमको चाहिए। ठीक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, समावेशी विकास हो गया। अब जो है कि हेडिंग डालिए। SDG गोल्स आप लोग पढ़े हैं नहीं सर। कभी अखबार में? सर एक बार इसमें जो पूछ रहा था पढ़ के बताऊं क्या? हाँ बोलो। सर आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन grants a special provision to state like Maharashtra and Gujarat to address regional disparities and to promote balanced development. अच्छा, आर्टिकल 371 वो क्या है ना कि वो कुछ राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, महाराष्ट्र में है ना, उसमें क्या है कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं 5वीं अनुसूची। ठीक है, जो 5वीं अनुसूची है वो इसी से रिलेटेड है। अभी आप लोग सुने होंगे लद्दाख में हिंसा हो गया था, आंदोलन हो गया था, वो इसी स्टेटस की मांग के लिए था। ठीक है, हाँ, वो 6 शेड्यूल में शामिल होने की 2 अनुसूची है ना, 5 और 6। ठीक है, संविधान में 5वीं अनुसूची में हाँ, ये रीजनल डिस्पैरिटीज, इसको जो है कि टू प्रमोट बैलेंस्ड डेवलपमेंट, नहीं पूरा अनुच्छेद पढ़ो। उसमें है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके विकास की बात की गई है राज्यों में। तो करेंगे ना, जनजातीय क्षेत्रों का विकास ऐसे तो होगा नहीं, उनको अतिरिक्त पैसा देना होगा, उनको बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। ठीक है, तो वो क्या, वो स्पेसिफिक हो गया किसी एक आधार। हमने कहा सबके को समान वितरण जो है कि होना चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, उसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि अनुच्छेद 71 में भी जो है कि समावेशी विकास की परिकल्पना क्या है, 371 में भी समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और जो विशेष राज्यों का दर्जा है वो संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, ये क्या कि अलग विषय है। चलिए, हम लोग क्या लिख रहे थे, SDG गोल्स। ठीक है, सतत
विकास लक्ष्य लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में SDG कहते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी वाले भी SDG लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वालों को इस मामले में कोताही बरतना है, कोताही नहीं बरतना, छूट मिल गई है, ठीक है। कोताही क्या बरतना है, जहां मौका मिले वहां छोटा लिखना चाहिए, क्योंकि समय कहाँ रहेगा। चलिए, सतत विकास लक्ष्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ 17 लक्ष्य निर्धारित किए कि अगर हमको समावेशी विकास करना है तो हमको इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होगी। जब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक जो समावेशी विकास का हमारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इस लिखिए पहले 2-3 लाइन लिखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, द्वारा 2015 में गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि से निपटने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों 17 सतत विकास लक्ष्यों एवं 169 उप लक्ष्यों, इसके कंपोनेंट हैं, उप लक्ष्यों को अपनाया गया है या अपनाया गया था, 2015 में है ना, था, जिसे या जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है, ठीक है। तो पूछता है 3 सवाल, कब अपनाया गया, 2015 में, कौन अपनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ, कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। इससे पहले चलता था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो क्या फेल हो गया, प्राप्त ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसको हटा के शुरू हमने कर दिया जो है कि सतत विकास लक्ष्य, कहा कि वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, ठीक है। तो SDG कौन कौन से हैं वो हम लोगों को लिखना है, ठीक है। क्या हो गया जी, बतियाने का लगते हैं तुम लोग बीच बीच में। चलिए SDG लक्ष्य लिखते जाइए, वैसे ही SDG लक्ष्य ऐसे लिख लीजिए, सतत विकास लक्ष्य, उसी में सब हेडिंग छोटा सा, ठीक है। तो दोबारा लिख लेते हैं,
हैं? 17 गोल लिखना है भाई, तो एक छोटा सा हेडिंग डाल लिए सतत विकास लक्ष्य और 1 2 3 4 5 करके लिखना है। ठीक है, तो लिख दीजिए शॉर्ट में। अब इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं SDG 1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं SDG 2, SDG 3, SDG 4, ऐसे लिखते चलेंगे हम लोग। 17 लिखना है, ठीक है। तो SDG 1, अच्छा इसको याद करने का भी बताता जाऊंगा आप लोगों को। तो पहला लिखिए शून्य गरीबी, शून्य गरीबी। पहला क्या है? शून्य गरीबी, ठीक है। और शून्य गरीबी होगा तो क्या होगा? जब आदमी गरीबी खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या सबसे पहले क्या करता है? घर बनवाए, पैसा आता है पॉकेट में, सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? घर बनवाए, कपड़ा खरीदेगा, खाना खाएगा, खाना खाएगा, कपड़ा पहनेगा। सबसे पहले, अरे सबसे पहले पैसा आएगा तो जैसे आएगा पेट तुरंत भरेगा। चलेंगे चलो कुछ खा के आते हैं। पेट भरेगा। तो SDG 2 लिखिए शून्य भूखमरी, ऐसे याद करते रहना है। शून्य गरीबी, शून्य ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये वाला सही है कि ये वाला? नीचे वाला सही है। अच्छा, ठीक है। तो शून्य गरीबी, पैसा आया तो हमने तुरंत जो है कि रेस्टोरेंट के लिए प्रस्थान कर लिया, तो शून्य भूखमरी, ठीक है, हो गया। और जब खाना पीना अच्छा खाएंगे तो क्या होगा? कपड़ा खरीदेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक। तो SDG 3 लिखिए, SDG 3 लिखिए अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ठीक है। इसको कहते हैं गुड हेल्थ एवं वेल बीइंग, ठीक। और जब स्वास्थ्य होगा तो कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि अब हमको शिक्षा चाहिए, तो SDG 4 लिखिए, ठीक है। SDG 4 लिखिए। 3 क्या था बताइए? ऐसे ही आप लोग साथ मुझे भी याद हो जाएगा। दिमाग भूलता भी तो है। और उसके बाद क्या होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है जीने का मतलब केवल जीना नहीं होता है, जीने का मतलब होता है गरिमामय जीवन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीने का मतलब पशुवत जीवन नहीं है, जीने का मतलब गरिमामय जीवन है, ठीक है। उसी में उसने कहा राइट टू फूड, भोजन का अधिकार सबका जो है कि मूल अधिकार होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने किया कि भाई शिक्षा ले लिया। जब शिक्षा लेंगे, सब पढ़ लेंगे, तो लड़कियां क्या कहेंगी? समान भागीदारी चाहिए, ठीक है, समानता चाहिए, ठीक है। तो 5 नंबर लिखिए SDG 5, 5वां लिखिए लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, ठीक हो गया। अब लैंगिक समानता हुआ तो क्या होगा कि हर जगह सैनिटरी होनी चाहिए, साफ सुथरा, अच्छा टॉयलेट होना चाहिए सबके लिए, सब लोग डिमांड करेंगे। तो लिखिए 6 नंबर स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसको कहते हैं, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि जल भी स्वच्छ हो गया,
सब कुछ हो गया तो पानी से दाल चावल बनेगा, तो उसके लिए क्या ईंधन चाहिए स्वच्छ। तो लिखिए 7वां नंबर पे सस्ता एवं स्वच्छ ईंधन, सस्ता एवं स्वच्छ ईंधन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 7वां नंबर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 6 है ना ये? अरे वही बात है यार, एनर्जी ऊर्जा। SDG 6 है SDG 7 है भाई, 7। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हो गया। और जब सब कुछ अच्छा ईंधन हो गया, साफ सुथरा ईंधन, प्रदूषण मुक्त ईंधन मिलेगा तो क्या होगा, जो विकास होगा वो भी क्या होगा, साफ सुथरा होगा, डिसेंट होगा। ठीक, तो SDG 8 लिख लीजिए, SDG 8 लिख लीजिए। उत्तम कार्य एवं आर्थिक, उत्तम कार्य एवं आर्थिक समृद्धि, उत्तम कार्य एवं आर्थिक समृद्धि, इसको कहते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 8 लिख लिए ना हम लोग। यस सर। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, इंडस्ट्री खुलेगी, सब कुछ खुलेगा। तो लिख लीजिए उद्योग नवाचार एवं, SDG 9 लिख लीजिए, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी अवसंरचना, कुछ भी लिख सकते हैं। उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं या अवसंरचना, इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका अंग्रेजी हो जाएगा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, नव बुनियादी सुविधाएं, कहाँ छूटा तुम्हारा। ठीक है, और जब सारी सुविधाएं हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर होगा, तब क्या होगा, तब असमानता धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये लैंगिक असमानता नहीं है, ये ओवरऑल क्षेत्रीय असमानता, हर तरीके से व्यक्ति के स्तर पे, समाज के स्तर पे, क्षेत्र के स्तर पे असमानता क्या है कि घटेगी। ठीक है, कैसे, अब मान लीजिए एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। ठीक, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से लखनऊ से किसी उद्योगपति को आजमगढ़ आना है, तब उसको समय नहीं लगेगा, उसको अपने माल की सप्लाई करनी है, समय नहीं लगेगा, तो इंडस्ट्री आजमगढ़ में भी आके लगा लेगा। ठीक, तो आजमगढ़ का आर्थिक विकास होगा, तो जो क्षेत्रीय असमानता वो घटेगी। ठीक, तो लिख लीजिए अगला कौन सा है, SDG 10 लिख लीजिए। असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी। ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब असमानताओं में कमी हो गई। ठीक है, अब असमानताओं में कमी होगी तो क्या होगा, समावेशी विकास, सतत विकास होगा। ठीक, तो SDG 11 लिख लीजिए, सतत, लिखिए ऐसे लिखिए, सतत या संवहनीय, इसी सस्टेनेबल कहते हैं, संवहनीय भी कहते हैं। सतत या संवहनीय शहर एवं संवहनीय शहर एवं समुदाय। संवहनीय मतलब कि जो कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, बेहतर होता जा रहा है। ठीक, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा, आसपास के एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको कहते हैं सतत या संवहनीय।
ठीक है। चलिए, जब सब कुछ संवहनीय होगा तो आदमी क्या है कि संसाधनों का अच्छा अनुकूल उपयोग करेगा, उसको वेस्टेज नहीं करेगा। सतत विकास का क्या मतलब है कि हम जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं भविष्य की पीढ़ी की को ध्यान में रख के इस्तेमाल करें कि हम भी उपयोग कर सके और हम आने वाली पीढ़ी भी क्या की उपयोग के लिए संसाधन बचा रहे। तो ये कब होगा? जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो 12वां लिखिए, 12वां SDG 12 लिखिए, संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन। संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन। ठीक है, चलिए कहां तक हम लोग लिख लिए? 12 हो गया ना? ठीक है। और जब संवहनीय उपभोग सस्टेनेबल कंजम्पशन हम शुरू करेंगे तब पर्यावरण बेहतर होगा। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए 13 नंबर, जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन। जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, जलवायु कार्यवाही। ठीक है, 13 हो गया। ठीक है, तो जलवायु कार्रवाई होगा तो क्या होगा? जिस वातावरण जल के नीचे जो जीव है वो खुशहाल होंगे। ठीक, तो 14 नंबर लिखिए, 14 नंबर लिखिए, जलीय जीवों की सुरक्षा। जलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ बिलो वाटर इसको कहते हैं। बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा। ठीक, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में क्या है? पानी है, तो पहले पानी के जीवों की सुरक्षा होगी। ठीक है, जीवों की सुरक्षा या लाइफ बिलो वाटर। ठीक, चलिए, अब पानी के बाद क्या आता है? मैदान, पृथ्वी, धरती। ठीक, तो अब धरती की सुरक्षा हो जाएगी, तो 15 नंबर लिखिए, थलीय जीवों की सुरक्षा। जल हो गया तो थल, थलीय। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइफ ऑन लैंड, भूमि, ताकि आप लोगों को पता रहेगा। भूमि, जीवों की सुरक्षा, लाइफ ऑन लैंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, हो गया। चलिए, और जब सब कुछ बेहतर होगा हर चीज, तो क्या होगा? शांति आएगी, स्थिरता आएगी। ठीक, तो 16 नंबर लिख लीजिए, शांति न्याय एवं 16 नंबर, शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं। शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, पीस, जस्टिस एवं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक, चलिए, और अंतिम क्या है? 17 17 नंबर लिखिए, लक्ष्य हेतु भागीदारी। लक्ष्य हेतु भागीदारी, लक्ष्यों हेतु भागीदारी। ठीक है, अब चलिए, अब इसको हम लोग उल्टा पढ़ते हैं तब और अच्छे से याद हो। लक्ष्यों हेतु भागीदारी होगी, सब लोग मिलेंगे,
ठीक है, तो क्या बनेगा, एक मजबूत संगठन बनेगा, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, शांति और न्याय की स्थापना करना होगा। और जब शांति और न्याय की स्थापना होगा तो क्या होगा, जो पृथ्वी पर जीव है उनकी सुरक्षा हो सके। जीव में सब मान लीजिए सब आ गए, इंसान, जानवर, घोड़ा, मछली, अच्छा मछली नहीं आएगी, ठीक है, तो मान लीजिए ये आ गए, ठीक है। तो जब धरती पर जो है कि लैंड पर जब जीव सुरक्षित रहेगा तब क्या है कि तब समुद्र के भी जीव सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ खाने को मिलेगा तो उनको नहीं मारेंगे, ठीक है, ठीक। तो जलीय जीवों की सुरक्षा होगी, और जलीय जीवों की सुरक्षा होगी तब क्या होगा, इसका मतलब जलवायु बेहतर होगा, ठीक है, जलवायु जो है कि अच्छा होता जाएगा, और जलवायु अच्छा होगा तब क्या होगा, लोग सस्टेनेबल कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल कंजम्पशन करेंगे तब क्या होगा, एक अच्छा सस्टेनेबल शहर बनेगा, समुदाय बनेगा, ठीक है। और जब ये सब होगा तो क्या होगा, असमानताओं में कमी आएगी, ठीक, और जब असमानताओं में कमी आएगी तब क्या होगा, ठीक है, उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाओं का और अच्छा विकास होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, और जब ये सब विकास हो जाएगा तो कार्य की गुणवत्ता है, जहाँ लोग कार्य करेंगे बेहतर एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, तो कार्य की गुणवत्ता, डिसेंट वर्क जो है कि लोगों को मिलेगा और उससे उनकी आर्थिक वृद्धि होगी, और तब क्या होगा, जब सब कुछ बेहतर होगा, नवाचार से सब कुछ खोज हो रहा है तो लोगों को सस्ता स्वच्छ ईंधन जो है कि प्राप्त होगा, ठीक है। जब स्वच्छ ईंधन मिलेगा तो पेयजल भी स्वच्छ प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है, नदी प्रदूषित नहीं होगी, ठीक है, नदी प्रदूषित नहीं होगी जो है कि, तो उससे क्या कि लोगों को पेयजल साफ सुथरा मिलेगा, जो है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं होगा, ठीक, क्या सस्ता सस्ता एफोर्डेबल, सस्ता, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, सस्ता, पहुंच और उपलब्धता, ठीक है, हो गया। तो स्वच्छ जल, स्वच्छता, सब कुछ हो जाएगा, और जब सब कुछ ठीक होगा तो लैंगिक समानता भी आएगी, ठीक है, महिलाओं को दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, लकड़ी काटना नहीं पड़ेगा, लकड़ी पे जो कि खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो लैंगिक समानता आएगी, और लैंगिक समानता आएगी तो क्या होगा, फिर लड़कियां कहेंगी कि मुझे भी पढ़ाई चाहिए, मुझे घर का काम नहीं करना है, ठीक, तो उससे क्या होगा, शिक्षा बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगा तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जिम्मेदार होंगे, जागरूक होंगे, तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। जब स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होंगे, उनको पता होगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे भूखमरी कम होगी, और जब भूखमरी कम होगी तो गरीबी कम हो जाएगी, ठीक, हो गया, अब याद हो गया। चलिए बताइए, SDG 1, SDG 2, SDG 3, अच्छा SDG 4, SDG 5, SDG 6, SDG 7, SDG 8, उत्तम कार्य एवं आर्थिक समृद्धि, SDG 9, उद्योग, नवाचार एवं SDG 10, असमानताओं में कमी, SDG 11, सतत सर्वांगीण शहर एवं समुदाय, ठीक है, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, ये सब आप लोग देखते होंगे ना, ठीक है, और उसके बाद से SDG 12, SDG 13, SDG 14, जलीय जीवों की सुरक्षा, SDG 15, जलीय जीवों की सुरक्षा, SDG 16, शांति एवं न्याय एवं सतत संस्थाएं, और SDG 17, बच्चों में भागीदारी, ठीक है। SDG 16 के लिए ही बार बार भारत सरकार कहती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो है कि सुधार होना चाहिए, कि वो संस्थाएं क्या है और मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके, ठीक है। और SDG 17 का उदाहरण हो गया, भारत ने बनाया ग्लोबल साउथ अलायंस, ठीक है, सोलर अलायंस, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, क्या ये सब क्या भागीदारी के SDG 17 के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद SDG 1 के उदाहरण क्या है, SDG
गरीबी, तो उसमें जो है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं रोजगार वाली, संपत्ति वाली, जैसे आवास की, ये सब हम लोग, स्वास्थ्य की, ये सब दे सकते हैं। ठीक है, भुखमरी के लिए सरकार की योजनाएं हैं, निःशुल्क पीडीएस दिया जा रहा है, मिड डे मील दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें। और उसके बाद से SDG 3 है, स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये सब उसका उदाहरण हो गया। SDG 4 में शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, उल्लास कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने समावेशी विकास कंप्लीट कर दिया है। इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना। अच्छा, मैचिंग के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, ये सब रटना पड़ेगा। ये थोड़े आएगा क्या है मैच करने के लिए, तो तुमको पता है, इससे तो ऑप्शन 1 रहेगा तो मार ही लेंगे लोग। तो मैच करने के लिए आता है, और 10 से 14-15 के बीच में ही अक्सर आता है। ठीक है, और लगभग हर दूसरे साल, हालांकि 2022 के बाद ये नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल आ जाए। तो ये हमेशा आता है, और ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। निबंध लिख रहे हैं तब भी होगा, इथिक्स का पेपर लिख रहे हैं मेंस तब भी होगा, यूपी स्पेशल पेपर 5-6 लिख रहे हैं तब भी होगा। 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और SDG गोल, ये हमेशा रटा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह SDG गोल हमने जितना पढ़ा है ना अभी, ये सब जो है कि DPSP में मिल जाएगा, उससे जो है कि DPSP से लिंक रहेगा। तो हमेशा उसको रट जाइए आप लोग, DPSP और SDG गोल एक याद होना चाहिए, और कुछ याद हो चाहे ना हो, ये 2 हमेशा रटा होना चाहिए, और इस्तेमाल उसका आप लोग कर सकते हैं हर उत्तर में। जैसे हमने समावेशी विकास पढ़ा, आर्टिकल 38-39 मिल गया। जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण है ना DPSP में बात की गई है। लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड की बात की गई, पर DPSP में कहा गया कि जीवों की संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, पर्यावरणीय संरक्षण, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से शांति, स्थिरता एवं सशक्त संस्थान, और 16 और 17 अनुच्छेद 51 है कि नहीं DPSP में। ठीक है, इसके बाद से बच्चों के स्वास्थ्य की बात की गई है DPSP में। ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की गई है, कामगारों के स्वास्थ्य की बात की गई है, तो डिसेंट वर्क वाला था, तो ये सब उसमें दिखेगा, इसलिए याद रखना, इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। मुख्य परीक्षा में आपका हर सवाल में ये 1 नंबर बढ़ाएगा, तो 20 सवाल में 20 नंबर। अगर मान लीजिए कि 8 सवाल ऐसे आते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो 8 नंबर बढ़ गया। ठीक है, हर पेपर में 8-8 नंबर बढ़ा, तो हिस्ट्री को एक बार हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में मान लीजिए इतिहास है, भूगोल है, भूगोल में तो इस्तेमाल होगा, एक बार हम लोग किनारे कर देते हैं। फिर भी 7 पेपर, इधर आपका जो है कि 5 और 1 निबंध, 6 पेपर में 6 × 8 48 नंबर का फायदा हो जाएगा। 50 नंबर बहुत होता है, तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। और आप लोग जो है कि, और हम लोग को क्या करना है, चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बजट एवं राजकोषीय नीति। बजट एवं क्या है जी, नंबर का पेपर होता है 200 नंबर यूपी में 200 नंबर का एक पेपर होता है। सर व्हाट्सएप पर भेज ऐसा PDF है, में नहीं आता है, तो फिर तो अलग से अरे तो किसी से कॉपी लेके और फोटो खींच लो। मैं क्या भेजूंगा, मैं तो खुद ही 4 जगह खोल के रख के पढ़ाता हूँ।
चलिए, हैं? बजट एवं राजकोषीय नीति, ठीक है। बजट एवं राजकोषीय नीति। बजट किस अनुच्छेद में है बताइए? बजट से आपका आर्टिकल 108 अरे 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 112 200 या 300 में पड़ेगा आसपास में। अनुच्छेद 112 में, ठीक है, संघीय बजट की बात कही गई है। और बजट का संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो बजट का जो कि उल्लेख, सर यही पूछा था, मतलब क्वेश्चन था इसमें, बोला था बजट मेंशन है कि नहीं। कहाँ पूछा था? संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल जो है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कि नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। और लिखिए पहला पॉइंट, भारत के संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारतीय संविधान के या संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सर वार्षिक वित्तीय विवरण जी सर का उल्लेख है, जिसे सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जिसे बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। ठीक है। चल तीसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा हाँ ठीक है भाई, जो भी है। इसमें सरकार के, भारत सरकार यानी संघ सरकार या भारत सरकार के, क्या चीज? हाँ, भारत सरकार या संघ सरकार, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण शामिल रहता है। ठीक है, शामिल रहता है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बजट का निर्माण आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय को ब्रैकेट में रख लीजिएगा,
वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। दो 2017-18 में देखिए, वर्ष 2017-18 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट सर रेल बजट, अरे ट्रेन पहले ट्रेन ट्रेन बस हो गया। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, पूछा गया सवाल है कि कब से मिलाया गया है, और इसी साल से 1 फरवरी को बजट जो है कि पेश हो जाता है। पहले एकदम लास्ट में पेश होता था, अब 1 फरवरी को बजट पेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में कंटिन्यू करिए। उसी में कंटिन्यू कर लीजिए, एक लाइन लिखिए। वर्ष 1924 से 1924 से रेल बजट अलग से पेश हाँ, अरे भाई पेश संसद में किया जाता है ना। पेश किया, अरे यार पेश किया जाता है, सब इतना हिंदी नहीं पता है क्या? इंग्लिश पता होगा तो कैसे लिखोगे भाई, तब तो दिक्कत हो जाएगी, हिंदी क्लास लेनी पड़ेगी। पेश किया जाता रहा है। ठीक है, एक समिति बनी थी, एकवर्थ समिति। ठीक है, ब्रैकेट लिख लीजिए, एकवर्थ समिति। ब्रैकेट में लिख लीजिए, एकवर्थ समिति की सिफारिश से। एकवर्थ समिति की सिफारिश से। ठीक है, उससे पहले जो है कि पेश होता था ऐसे ही एक ही साथ, लेकिन आप लोग पता है कि भाई रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली। इसके बाद से 34 किलोमीटर रेल का व्यापक जब विस्तार होने लगा, तब सरकार को लगा कि अब रेल के लिए अलग से एक बजट आना चाहिए, क्योंकि रेल क्या था उस समय, औद्योगिक पूंजीवाद का जो है कि एक बहुत बड़ा साधन था, उद्योगीकरण का जो है कि एक माध्यम था। रेल के माध्यम से यहाँ से कच्चे माल जो है कि विदेश भेज जाते थे, और रेल के माध्यम से ही विदेश से बने बनाए जो सामान होते थे वो दूर दराज के क्षेत्रों में भेजे जा सकते थे। ठीक है,
तो उसके लिए सरकार को लगा कि अलग से अब रेल बजट पेश किया जाना चाहिए ताकि रेल में और ज्यादा निवेश बढ़ाया जा सके। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट लिख लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए 1859 में जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया था। ठीक है, हो गया। और जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट पेश किया था। ठीक है, उसी में एक लाइन और लिखिए। बाद में 1858 की क्रांति हुई, आप लोग को पता है 1857 की। उसके बाद 1858 का अधिनियम बना और जो है कि जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो लिख लीजिए, क्या लिखे आप लोग इसमें। बाद में 7 अप्रैल 1860 को 7 अप्रैल 1860 को 1860 ब्रिटिश भारत का बजट ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग का बजट ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ये पूछा गया सवाल है। ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के पश्चात विधिवत रूप से पेश किया गया। विधिवत रूप से पेश किया गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश होगा ना संसद में। 1858 के अधिनियम द्वारा सत्ता चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास। उससे पहले ये क्या थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त अधिकारी थे, फाइनेंस मेंबर जो होते थे ना गवर्नर के काउंसिल में। गवर्नर की परिषद होती थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद, उस परिषद में क्या किए, वित्त अधिकारी थे, वित्त सचिव। तो वो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट पेश किया था।